एक महिला 3 दिन पहले अपनी मृत्यु की घोषणा करती है। अचानक कहती है अपने ससुराल वालों से कि मैं आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये सुनकर के अचानक उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, गांव मोहल्ला वाले शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो सोचते हैं कि क्या 3 दिन के बाद ये औरत मरेगी या नहीं मरेगी, या इसने जो कहा है वो सच होगा या झूठ होगा। इन्हीं बातों के असमंजस में सोचते रहते हैं। दोस्तों, वो तीसरा दिन आता है और तीसरा दिन आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो औरत 45 मिनट के बाद फिर से ज़िंदा हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ज़िंदा हुई और उसने अपनी खुद की भविष्यवाणी कैसे कर दी। दोस्तों, जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित पुनर्जन्म की कहानियों में। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य की। एक ज़िला लगता है इटावा ज़िले में एक गांव है शरीफपुरा। वहाँ के रहने वाले ठाकुर परिवार के एक व्यक्ति, जो माता पिता और एक उनकी लड़की, यानी परिवार में 3 लोग थे। ये 1970 की कहानी है। दोस्तों, इसमें एक लड़की का जन्म होता है। इस परिवार में सुमित्रा नाम की एक लड़की, 1968 में इसका जन्म हुआ और कुछ दिन बाद ही इसकी माता की मृत्यु हो जाती है। लड़की बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसके जो पिताजी होते हैं और वो पूरा जो गांव था शरीफपुरा, वहाँ के लोग थोड़ा खाने कमाने के लिए दूर रहा करते थे गांव से। गांव में नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई ज़्यादा रोज़गार या धंधे नहीं थे। दोस्तों, 13 साल की उम्र होती है इस लड़की की। ये अपने ताऊ के यहाँ पली बड़ी थी क्योंकि परिवार में और कोई था नहीं। ताऊ के यहाँ जब पलती बढ़ती है, 13 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाती है। इसकी शादी होती है जगदीश के साथ 13 साल की उम्र में। और महज ये हमेशा जब भी ताऊ के पास रही, इसको अकेलापन ही महसूस हुआ। उसके बाद जब ये आती है ससुराल, सोचती है कि अब मैं सास ससुर और पति के साथ शायद मेरा अकेलापन दूर होगा। लेकिन यहाँ भी इसके जो पति होते हैं कुछ दिन तो इसके साथ रहते हैं और उसके बाद फिर ये गांव छोड़ करके खाने कमाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, सास ससुर से इतनी घुली मिली थी नहीं, तो वहाँ भी इसको अकेलापन ही महसूस होता है। 1 दिसंबर 1984 को बेटे को जन्म देती हैं और फिर ये सोचती हैं कि चलो अब मेरा जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। उसके 5 महीने बाद, बेटे के जन्म के 5 महीने बाद, बेटे को ये अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करती। उसको जब भी ये मतलब पानी आनी भरने या कोई वैसा काम करती हैं तभी बेटे को अपने से दूर करती हैं, नहीं तो अपने बेटे को अपने सीने से अपने लगाए रखती हैं, खिलाती रहती हैं, उसके साथ जो है खेलती रहती हैं। अब एक दिन अचानक से 16 अप्रैल 1985 को ये अपने घर से रोज़ की तरह आज भी ये पानी भरने जाती हैं। बच्चे को कांख में लगाए एक बर्तन लेके जाती हैं, वहाँ पानी भरती हैं। पानी भरने के बाद जैसे ही ये बच्चे को उठा कर के लेकर के कांख से और चलती हैं, सर पे बर्तन रखा है, अचानक से और भी लेडीज़ हैं जो चल रही हैं साथ में अगल बगल में, अचानक से एक आवाज़ आती है दांत किड़किड़ाने की। जैसे ही आवाज़ आती है तो जो लेडीज़ें हैं साथ में चल रही हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे अगल बगल में, वो देखती हैं कि जो सुमित्रा हैं, सुमित्रा स्टैच्यू की तरह खड़ी है, कांख में बच्चे को दबाए, हाथ इनके बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हैं मुड़ के, और धीरे धीरे बीच बीच में इसको लंबी लंबी सांसें आ रही हैं, सांसों की आवाज़ आ रही है और दांतें किटकिटा रही हैं और ये खड़ी हैं स्टैचू की तरह। बर्तन इनका हाथ से छिटक गया है, नीचे गिर पड़ा है। ये मंजर लगभग 5 मिनट तक चलता है और आंखें इधर उधर भड़बड़ा रही हैं। लोग एकदम से आते हैं, देखते हैं तो पहले तो डर जाते हैं, कोई इनको छूने की कोशिश नहीं कर रहा, जो भी वहाँ लेडीज़ें रहती हैं वो। लेकिन फिर इनको आवाज़ दी जाती है, ये किसी की आवाज़ नहीं सुनती।
उसके बाद 5 मिनट के बाद बच्चे के रोने की, क्योंकि बच्चे को थोड़ा ज़ोर से दब रहा था तो बच्चे रोने की आवाज़ आती है, एकदम से नॉर्मल होती हैं। तो एकदम से अचंभित हो जाती हैं कि ये इनके चारों तरफ भीड़ लग जाती है। सोचती हैं, पूछती हैं क्या कुछ हुआ, तो कोई इनको कुछ नहीं बताता कि कुछ नहीं। तो इस तरीके से और फिर ये दोबारा पानी भरती हैं और अपने घर पहुंच जाती हैं। लेकिन इनको लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ था, वहाँ कुछ अचंभित हुआ था, लेकिन इनको कुछ नहीं पता और ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन अगले महीने फिर एक दिन अचानक 17 मई 1985 को एक घटना घटती है। उस समय ये किचन में थी और वहाँ पर ये अपना काम कर रही थी, तो एकदम से इनके दांत बजने की और बीच में सांस लेने की आवाज़ आती है। इनकी सासू माँ थी जो बगल के बाहर गेट पर बैठी हुई थी, वो एकदम से जैसे ही आवाज़ सुनती हैं इधर उधर देखती हैं और किचन में आती हैं। तो किचन में देखती हैं कि इनकी जो सुमित्रा है, इनकी बहू, वो अचानक से पीछे को हाथ मुड़े हुए और स्टैचू की तरह खड़ी हैं, आंखें इधर उधर भड़बड़ा रही हैं और बिल्कुल सीधे तरीक़ा से। और वो आवाज़ एकदम से घबरा जाती हैं इनकी सासू माँ, वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, आवाज़ देती हैं, लेकिन वो किसी की सुनाई नहीं पड़ रहा उनको। और इधर गांव वाले जो पड़ोसी अड़ोसी होते हैं वो भी आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद इनके जो ससुर होते हैं सुमित्रा के, वो भी आ जाते हैं। डर का माहौल एक बन गया था कि न जाने क्या हो रहा है, ये कोई भूत है, प्रेत है। गांव में ऐसी चर्चा थी, परिवार मोहल्ला में ऐसी चर्चा थी। उसके बाद 10 मिनट के बाद तक ये मंजर चलता है। 10 मिनट के बाद फिर नॉर्मल हो जाती हैं, पूछती हैं क्या कुछ हुआ, तो कोई लोग कानाफूसी करते हैं आपस में, लेकिन कोई इनसे कुछ नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सब में डर बैठ जाता है। उसके बाद जो इनकी माँ होती हैं, वो इनके पति होते हैं जगदीश, उसके लिए फ़ोन करती हैं, कहती हैं बेटा ऐसी ऐसी बात है, सारी बात बताती हैं और घर में बहुत दिक्कत है, परेशानी है, पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है या क्या है। ये सब इनकी माँ बोलती हैं। पति इनके घर पर आ जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसे इनको बताया जाता है। तो ये अपना जो बच्चा होता है उससे भी थोड़ा दूरी बनाने लग जाती हैं कि कहीं मेरी वजह से कुछ बच्चे को ना हो जाए। जब कोई आसपास होता है उसी समय ये बच्चे को खिलाती हैं, अपने पर लेती हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता तो अकेले में ये बच्चे को नहीं लेती कि कहीं मेरे से छटक ना जाए, गिर ना जाए या बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसके बाद इनकी माँ कहती है कि बेटा आप यहीं पे रहो, पता नहीं बहू क्या परेशानी है, क्या हो जाए, इसलिए फिर वो उनको काम पर नहीं जाने देती जगदीश की माँ, और जगदीश घर पर ही रहता है। लेकिन फिर तीसरी बार 16 जुलाई 1985 को एक बार फिर से दोपहर का समय था, सब लोग खाना खाने के बाद फ्री हुए और उसके बाद फिर ये शाम दोपहर के समय इनको प्रॉब्लम फिर से होती है और एकदम से ये वही सीधी मुद्रा में हाथ पीछे को मुड़े हुए, दांतें किटकिटाती हुई, बीच बीच में लंबी लंबी सांसों आ रही हैं और ये बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हुई हैं, आंखें इधर उधर भड़बड़ा रही हैं, देख रही हैं, लेकिन इनको कुछ होश नहीं है। पति भी देखता है तो एकदम अचानक ये गड़बड़ा जाता है। सारे गांव में एकदम दहशत का माहौल था, परेशानी कि कहीं चुड़ैल भूत न जाने लोग क्या क्या चर्चा कर रहे थे। अब लेकिन उससे पहले जब 2 बार इनको ये प्रॉब्लम हुई थी तो ये उन्होंने कोई मुंह से ज़्यादा कुछ बोलती थी थोड़ा बहुत, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता था। लेकिन आज 16 जुलाई 1985 को इन्होंने एक लाइन बोली थी, उसको लोगों ने सुना तो हैरान रह गए। इन्होंने कहा कि ठीक आज से 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी, इस दुनिया से चली जाऊंगी, और बस इतना कह कर के ये नॉर्मल हो जाती हैं। फिर ये पूछती हैं कि क्या हुआ, लोगों का जमावड़ा रहता है, लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या 3 दिन के बाद सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रहेगी, मर जाएगी। दोस्तों, इनका जो पति होता है जगदीश, इनसे कहता है कि क्या सुमित्रा आपने जो कुछ बोला वो आपको याद है, या आपको जो कुछ हुआ ऐसा कुछ याद है? सुमित्रा कहती मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन पति कहना तो मजबूरी थी पति की,
पति ने कहा, आपने कहा कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं। 1 दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, यानी कि 16, 17, 18 जुलाई तीनों निकलती हैं। 19 जुलाई जब आती है तो ये एक फैसला लेती हैं कि मैं 3 दिन तक, यानी 3-4 दिन तक बच्चे को अपने आप से दूर रखूँगी और ना ही कोई रिस्क का काम करूँगी, जैसे कि किचन में काम करना है, यानी उससे हादसा हो सकता है, यानी कि गैस वगैरह से चूल्हे में आग लग सकती है, उससे मेरी मृत्यु हो सकती है, वो भी नहीं करूँगी मैं। कुएं पर पानी भरने भी नहीं जाऊँगी मैं, ऊपर छत पर भी नहीं जाऊँगी मैं। ये सारे जगहों से ये प्रबंध करती हैं, यानी कि मैं ये काम नहीं करूँगी, और ये ऐसा ही करती हैं। जैसे ही 19 जुलाई आती है, जो मौत की डेट उन्होंने रखी थी अपनी, सुबह होती है, दोपहर होती है, सब खाना वाना खाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। शाम भी हो जाती है और ये पलंग पर लेटी हुई हैं। जैसे ही शाम होती है, थोड़ा मौसम सुहाना, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर उमस थी, तो ये सोचती हैं कि चलो थोड़ा अंदर मुझे घुटन सी हो रही है, तो बाहर चल के थोड़ा हवा ले लूँ दरवाजे पर। ये बाहर जाती हैं। उधर से शाम का वक्त था, तो इनकी एक सहेली पड़ोसन थी, वो भी घूम रही थी बाहर सड़क पर। उसको सब पता था कि इन्होंने ऐसे बोला था, इनकी बीमारी थी उसके बारे में भी बोला था। तो वो पूछती है कि आप ठीक हो, वैसे तो आप सही हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन कोई परेशानी तो आपको लगती नहीं। कि बोला, मैं ठीक हूँ। ये ऐसे ही बातचीत कर रही थी। ये भी गली रास्ते में दरवाजे से उतर के चली जाती हैं, गली में डिग के बात करती हैं। बात करते करते अचानक से फिर से एकदम इनके हाथ जो है पीछे को चले जाते हैं, और इस बार ये न तो इनकी आंखें बड़बड़ा रही थी, न इनकी सांसें चल रही थी। इस बार बिल्कुल शांत मुद्रा में स्टैचू की तरह खड़ी। अब इनकी जो सहेली होती हैं वो धीरे से पहले इनको बोलती हैं कि सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उसके बाद ज़ोर से इनको जो हिलाती हैं, बोलती हैं सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा। उसके बाद इनके पति, इनके सास ससुर आते हैं भगे भगे, वो इनको ले जाते हैं, पकड़ करके उठा करके इनको बेड पर लिटा देते हैं। वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी से कहते हैं कि वैद्य जी देखो ये क्या दिक्कत हो गई। हकीम को बुलाया जाता है कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है। कोई हकीम कहते हैं कोई भूत प्रेत कुछ नहीं है, लेकिन वैद्य जी कहते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं है, और ये भगवान को प्यारी हो जाती हैं, मर जाती हैं। दोस्तों, गांव में दहशत का मामला था, डर का मामला था। लोग बाग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। कहते हैं पता नहीं कोई आफत हमारे घर ना आ जाए, पता नहीं क्या हो गया है गांव में। ऐसा बड़ा ही दहशत का मामला था। इधर जो प्राचीन कल्चर के आधार पर जो पति से पहले औरत अगर ख़त्म होती थी तो उसको सुहागिन के रूप में ही उसको जो है दफनाया जाता था, जलाया जाता था, उसको मतलब उसका दाग संस्कार किया जाता था। तो अब औरतें आ जाती हैं, दर्जनें औरतें आड़ोस पड़ोस की, और इधर इन सुमित्रा का श्रृंगार चल रहा है, इनको सजाया जा रहा है। और सजाते सजाते लगभग 1 घंटा यानी 45 मिनट हो जाती हैं। 45 मिनट के बाद एक अंदर से एक औरत भागी भागी आती है, बिल्कुल परेशान घबराई हुई बाहर ही आती निकलती है। उसके बाद दूसरी औरत आती है भागी भागी, उसके बाद तीसरी औरत आती है। क्योंकि स्पेस कम था निकलने का, तो एक साथ सब तो निकल नहीं सकती, धीरे धीरे करके निकलती हैं। लेकिन बाहर जो लोग थे एकदम से घबराए परेशान होते, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है, क्या बात है। तो जो पहली महिला होती है वो कहती है, अपने आप को तसल्ली देते हुए, अपने आप को रोकते हुए, कि सुमित्रा तो आंखें बड़बड़ा रही है। दूसरी निकल के आती है, वो कहती है सुमित्रा पैर चला रही है। तीसरी निकल के आती है, वो कहती है सुमित्रा कटकटा रही है, दांतें कटकटा रही है। जब फिर अचानक से लोग परेशान होकर बड़बड़ाते अंदर पहुंचते हैं, वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी आते हैं, चेक करते हैं, उनके दिल की धड़कन चेक करते हैं, उनकी नब्ज टटोलते हैं। वैद्य जी अचानक कहते हैं कि सुमित्रा जिंदा है, ये मातम शोक मनाना बंद कर दो, सुमित्रा आपकी जिंदा है। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद सुमित्रा बैठी हो जाती है और एकदम से हड़बड़ाती है, कहती है क्या हो गया, ये सब भीड़ भाड़ कैसी है, कौन है ये सब। उसके बाद बाहर से इनका पति जाता है, भगता भगता रो रहा था ज़बरदस्त, और एकदम से इनको लिपट जाता है
आंसुओं के द्वारा। जैसे ही लिपटता है ये पति को धक्का देके अपने आप से दूर कर देती हैं। कहती हैं आप कौन हो, मैं आप नहीं जानती, और आप एक पराई स्त्री को कैसे स्पर्श कर सकते हो। पति एकदम से आश्चर्यचकित होता है, माँ बाप को पुकारता है, पिताजी माताजी देखिए ये क्या कह रही है। उनके माँ बाप आते हैं, बेटा हमको नहीं जानती तू, हम तेरे आपके सास ससुर हैं। बोला मैं किसी को मैं तो आपको जानती नहीं, आप मेरे कौन कह रहा आप मेरे सास ससुर हैं, आप मेरे सास ससुर नहीं। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं पहचानती हैं। उसके बाद इनका बेटा था 5 महीने का, उनको जो है लाया जाता है बेटा को कि ये आपका बेटा है, पोता है आपका। बोला मेरा पोता तो है नहीं, मैं तो इसको जानती नहीं। उसके बाद एक आश्चर्यचकित बातें फिर सामने आती है। फिर वैद्य जी को बुलाया जाता है, इनको दिखाया जाता है कि वैद्य जी देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो किसी को पहचान ही नहीं। वैद्य जी कहते हैं कि हो सकता है कोई शॉर्ट हो, इनके शॉर्ट सर्किट हो, कोई एक्सीडेंटल बात हो, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाए। और धीरे धीरे करके 3 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन सुमित्रा कहीं से भी किसी को भी समझ पाने में, पहचान पाने में सक्षम नहीं होती दोस्तों। लेकिन इस 3 महीने के अंदर सुमित्रा एक काम करती है, हर 15 दिन 20 दिन के अंदर एक लेटर लिखती है, और वो लेटर अपने पति से कहती है कि आप इसको बाई पोस्ट भेज दीजिए। और पति जाता है और उसको पोस्ट डाले आता है। 3 महीने के बाद इनके गांव में एक रामसिया त्रिपाठी नाम से व्यक्ति आता है, पूछता है गांव में कि क्यों आपके गांव में कोई ऐसी लेडीज़ है जो अजीब हरकतें करती हो, अजीब उल्टी सीधी बातें करती हो, किसी को पहचानने से इनकार करती हो, या कुछ और अलग से हटके करती हो, ऐसी कोई लेडीज़ है। तो गांव वाले सबको पता था, कहते हैं हाँ फलाने जगह उसके घर, जगदीश का नाम बता देते हैं, उसके घर पर चले जाइए। पूछते पूछते उसके घर पर पहुंचता है, कहता है गेट पे जा कर के जगदीश बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि कोई आपके घर में ऐसी लेडीज़ है जो उल्टी सीधी हरकतें करती हो, रूप बदलना या कुछ भी XYZ। तो जगदीश कहते हैं कि मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है, आपको कैसे पता चला, और आपका नाम क्या है। तो इधर जो रामसिया त्रिपाठी होते हैं वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं डिबियापुर से आया हूँ। जब इतनी बात अंदर इस सुमित्रा के कानों में लगती है तो सुमित्रा एकदम से दौड़ी दौड़ी चली आती हैं आकर के, और जो रामसिया त्रिपाठी होते हैं उनके गले मिल जाती हैं, भड़बड़ा से करके उनसे लिपट जाती हैं। वो इनको एकदम से दूर करते हैं, अपने आप से हटाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब हटाते हैं तो कहते हैं कि पिताजी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी हूँ। पिताजी आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं कि आप मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। कि नहीं पिताजी मैं ही आपकी बेटी हूँ शिवा। पिताजी कहते हैं आप शिवा कैसे हो सकती हो। कि हाँ पिताजी। इधर रामसिया त्रिपाठी 20 अक्टूबर 1985 को आए थे इनके घर पर। तो वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप शिवा हो तो एक ब्रीफ केस यानी कि सूट केस जो होता है छोटा वाला, वो लेके आए थे VIP वाला, और उसमें एक इनकी एल्बम रखी थी ब्रीफ केस में। उस एल्बम को निकालते हैं और हैंड राइटिंग, जो लेटर की जो हैंड राइटिंग थी, इधर ये जो सुमित्रा होती हैं वो उस लेटर को और कहते हैं कि क्यों पिताजी आपने ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं पहचानी, ये शिवाई की हैंड राइटिंग है ना। तो पिताजी कहते हैं हाँ कुछ मिलती जुलती तो है। फिर उसके बाद एल्बम निकालते हैं इनके पिताजी रामसिया त्रिपाठी, और एल्बम निकाल के दिखाते हैं कि बेटा ये देखो, अगर आप शिवा हो तो इनको पहचानो ये कौन है। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ोटो था रामसिया त्रिपाठी का ही होता है। उस पर उंगली धर के कहती हैं ये सुमित्रा की ये मेरे पापा का फ़ोटो है जो आप हो। दूसरा फ़ोटो इनकी माँ का होता है, वह उंगली रख के कहती हैं कि ये मेरी माँ है। तीसरा फ़ोटो छेदीलाल का होता है जो इनके शिवा के पहले पति थे, यानी सुमित्रा अब ये शिवा बन गई है। शिवा के जो पहले पति थे छेदीलाल, जैसे इनकी शादी हुई थी, वो कहती हैं ये मेरे पहले पति हैं जिनका छेदीलाल जिनका फ़ोटो है। और 2 बच्चे रिंकू और टिंकू बताती हैं कि ये रिंकू का है और ये टिंकू का है। इनके जो 2 बच्चे थे पहले शिवा के,
और ये कहते हैं ये मेरी सास है, सास का फ़ोटो बताती हैं, उसके बाद ससुर का फ़ोटो बताती हैं, उसके बाद देवर का फ़ोटो बताती हैं कि ये मेरे देवर हैं। उसके बाद एक जो लास्ट का जो फ़ोटो आता है उस पर उंगली रख के और ये बिल्कुल शांत रह जाती हैं, उसका बिल्कुल कुछ नहीं बताती हैं। तो रामसिया त्रिपाठी कहते हैं कि बेटा इसका भी बताओ ये कौन है। तो ये कुछ देर शांत रहती हैं। रामसिया त्रिपाठी फिर दोबारा से बोलते हैं कि बेटा बताओ ये कौन है। तब ये बताती हैं कि ये मेरी ननद है जिसने 16 अप्रैल 1985 को मेरा कत्ल किया था। एक भारी भरकम पत्थर मेरे सर में मारा था जिससे मेरा सर फूट गया था, मेरी डेथ हो गई थी और उसने मेरे को मार दिया था। उसके बाद रामसिया त्रिपाठी इसको गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि हाँ ये रियल बात है, आप मेरी सिवा हो। दोस्तों जब ये बात क्लियर हो जाती है फिर उसके बाद ये कहती हैं, फिर बैठ करके और रामसिया त्रिपाठी इनको पूरी कहानी बताते हैं कि 24 अक्टूबर, क्योंकि ये जो सुमित्रा के ससुराल वाले थे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रामसिया त्रिपाठी कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। दोस्तों ये डिबियापुर से आए थे जो शरीफपुर गांव से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ से ये आए थे और ये बताते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ। 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ था डिबियापुर में। इनको मैंने ग्रेजुएशन कराया था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी, क्योंकि यहाँ एक बात क्लियर होती है कि शिवा जो थी वो इंग्लिश में लेटर जो लिखती थी, जो बाई पोस्ट डालती थी वो इंग्लिश में लिख कर के भेजती थी। और जो सुमित्रा थी वो कभी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो थोड़ा बहुत अपना सिग्नेचर वगैरह करना जानती थी लेकिन वो पढ़ी लिखी थी नहीं। लेकिन ये ग्रेजुएशन पढ़ी थी और जब ये मरने के बाद दोबारा पैदा हो जाती है शिवा, तो ये इसको पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। यानी कि पढ़ाई लेटर भी लिखती है, इंग्लिश में लिखती है, फर्राटे से अपने पिता से इंग्लिश टू इंग्लिश में, हिंदी टू हिंदी में बात कर रही थी। उससे पहले जो सुमित्रा थी वो उत्तर प्रदेश की जो आम भाषा है उसमें बात किया करती थी दोस्तों। और कहते हैं रामसिया त्रिपाठी कि इनका 24 अक्टूबर 1962 को जन्म हुआ था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी इन्होंने। 18 वर्ष जब इनकी उम्र थी उस समय 1980 में छेदीलाल के साथ मैंने इनकी शादी कर दी थी और 16 अप्रैल 1985 को वहाँ से एक खबर आई थी कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। और जब खुदकुशी कर ली उस समय मैं तो घर पर था नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था। एक इनके बाहर के चचेरे थे, चाचा जी थे, उन्होंने आके हमें ये सूचना दी घर पर कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तो घर के जो और सदस्य थे बाकी वो गए थे वहाँ पर। जब तक इनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने सबको उठा करके और जला दिया था। जो सब देखा गया था वहाँ पर न तो इनका शरीर कटा फटा था ट्रेन से और ट्रेन की पटरी पर रखा हुआ था दोस्तों, और ना ही कोई सबूत था इनकी हालांकि में ले जाते हुए किसी ने इनको देखा था। इनकी रिपोर्ट भी की थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये जो है, क्योंकि कोई सबूत के अभाव ना होने पर, सबूत का कोई पुख्ता इंतजाम ना होने पर इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। और जो सास थी और ननद थी वो कुछ दिन के लिए फरार थी, लेकिन जब इनकी जमानत हो गई तो वो भी जो है हाजिर हो जाती हैं और उसके बाद उनको भी जमानत मिल जाती है। लेकिन फिर उसके बाद ये जो रामसिया त्रिपाठी से शिवा कहती हैं कि पापा जी मैं आपके साथ चलूँगी, और इस प्रकार ये जो शिवा होती है वो पिताजी के साथ जाती हैं। रामसिया त्रिपाठी इस केस को दोबारा से रीओपन करवाया जाता है कोर्ट में, और कोर्ट फिर इनको जांच के आदेश देता है। वहाँ जो रहता है उसको जांच के आदेश होता है कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण को जांच कराई जाए और जो भी उचित जांच में पता चले उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। और इस प्रकार वहाँ पर जांच कराई जाती है दोस्तों। जो पुनर्जन्म के जो एक्सपर्ट होते हैं इंडिया में और बाहर भी जो एक्सपर्ट थे वहाँ से वो बुलाए जाते हैं, अमेरिका के रिसर्च एक्सपर्टों को बुलाया जाता है। उसके बाद जो इसकी पहली ससुराल थी और उसके बाद दूसरी जो ससुराल थी जगदीशन की और छेदीलाल की, दोनों ससुराल से कुछ सबूत लिए जाते हैं और उसके बाद इसके मायके से कुछ सबूत लिए जाते हैं
और उसके बाद माइक लेकर के इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। दोस्तों, पाया जाता है कि वाकई में ये जो घटना है वो सत्य है पुनर्जन्म की, और इस प्रकार इस पर वैलिड इसकी जो दोस्तों सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक नाम मात्र की पहली घटना है जिसको दोस्तों पुनर्जन्म को सर्टिफिकेट बाई किया जाता है। दोस्तों, ये पूरी घटना हुई और उसके बाद सुमित्रा का बदला हुआ परिवर्तन रूप शिवा थी। वो शिवा उन 2 बच्चों को अपना लेती है जो पहले वाले थे, और इस वाले बच्चे को जो इस जन्म का पहले इसका जो सुमित्रा का बच्चा था उसको भी अपना लेती है, और जो सुमित्रा का जो पति था जगदीश उसको भी अपनाती है, क्योंकि वो बहुत उससे प्यार करता था। बहुत सी हालांकि मैं पैसे वाला नहीं था लेकिन बहुत मान मर्यादा इज्जत देता था, तो उसी को वो अपनाती है। और पहले वाले जो 1 जनवरी 1986 को ननद को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और सास ससुर व पति छेदी लाल को 5 साल व कड़ी मशक्क़त के साथ सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, इसी के साथ कहानी पूरी हुई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।